Hello students, welcome to the online class. In this class we are going to start with our new topic, that is absorption by roots. And this is the first part of the chapter. In this we are going to discuss all these topics. First of all, functions of water, then need of minerals, then root of a plant, then characteristics of roots, then imbibition, diffusion, types of cell membranes, osmosis, and lastly types of osmosis. Okay, so let's begin. First of all, functions of water in the life of a plant. वाटर जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए. क्यों? वाई प्लांट नीड वाटर? क्यों वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स टू गेट आवर आंसर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए. ये हेल्प करता है किसी भी पार्ट में, जैसे कि लीव्स जो होता है वो फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, वो फूड लीव से बन रहा है, पर पूरे प्लांट में सर्कुलेट होने के लिए क्या होता है, वाटर की हेल्प लेता है प्लांट. ठीक है ना, वाटर उस लीव से वो फूड को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. रूट्स, सेकेंडली रूट्स में क्या होता है आपके वाटर जो होता है वो वाटर जो होता है रूट्स से मिनरल्स और जो भी इम्पॉर्टेंट आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उसको पूरे प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट करने में काम करता है. शूट्स तक ले जाता है, लीव्स तक ले जाता है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ले जाता है. ठीक है, तो वाटर जो होता है वो फूड और मिनरल्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपिरेशन. एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट में से एक्सेस वाटर या फिर एरियल पार्ट्स, प्लांट के जितने एरियल पार्ट्स होते हैं उसमें से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. ठीक है, एट दैट टाइम वाटर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वाटर ट्रांसपिरेशन की हेल्प से प्लांट के बाहर जा रहा है तो प्लांट के आसपास में वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है. ठीक है, एक सक्शन फोर्स लगाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसके कारण में प्लांट हॉट वेदर में भी कूल रहता है, बहुत फ्रेश लगता है प्लांट. ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो उस समय भी ये जो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसके हेल्प से, वाटर का ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसके हेल्प से प्लांट के आसपास में क्या रहेगा, कूलिंग इफेक्ट आता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज मैकेनिकल फंक्शन. मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है, जब प्लांट के सेल्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो दे बिकम टर्जिट, वो फूल जाते हैं. टर्जिट मीन्स दे स्वेल अप, वो फूल जाते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. एट द टाइम जब वो फूलते हैं तो एक प्रेशर देते हैं, पूरे सेल्स में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेशर कर देते हैं, जिसके कारण में सेल्स आपके इंक्रीज होते हैं. ठीक है, जब वो इंक्रीज होते हैं तो प्लांट का साइज और नए सेल्स भी आपके डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज मैकेनिकल फंक्शन. ठीक है ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ सेल्स. ठीक है, कि जो ये टर्जिडिटी होती है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ द cells or the tissues of the plants. Okay, the next is photosynthesis. At the time of photosynthesis water plays the most important role. ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस के समय में वाटर प्ले करता है. ठीक है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली प्लांट्स मेक देयर फूड. ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर जब ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में, वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना. यू मस्ट बी नोइंग द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो आपको पता ही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे मेक ग्लूकोज, है ना. सो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेकिंग फूड फॉर प्लांट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. जो स्टोमेटाज होते हैं उसकी ओपनिंग में भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. जैसे ही स्टोमेटा के सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाटर से क्या होता है, उन सेल्स में एक प्रेशर बनता है. ठीक है ना, जो कि उनके वॉल्स के तरफ में एक प्रेशर देते हैं. वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा के वॉल्स पे, स्टोमेटा का जो सेल होता है उसके वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, और स्टोमेटा की वॉल जो होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है. ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि वो जैसे खुलता है तो जो भी प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा का जो भी कंट्रोलिंग होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग जो होता है, उस समय वो वाटर जो होता है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जैसे कि वाटर जब जो सेल्स होते हैं सीड के, वो वाटर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो फूलते हैं, टर्जिड होते हैं. ठीक है ना, और जब वो फूलते हैं, बहुत ज़्यादा जब वो फूलते हैं तो वो क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं. ठीक है, जैसे वो बर्स्ट करेंगे तो उसके अंदर से जो नया जर्मिनेशन वाला जो प्लांट होगा वो बाहर आएगा. ठीक है ना, तो सीड्स
स्वेल्ड अप बाय इम्बाइबिंग, जैसे ही वो इम्बाइब होते हैं, फूलते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, वो बर्स्ट कर जाते हैं एंड द वाटर के प्रेशर की वजह से वो बर्स्ट कर जाते हैं। एंड द यंग सीडलिंग, जो यंग सीडलिंग होती है, जो जर्मिनेट करने के बाद में एक यंग प्लांट बाहर अंदर रहता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो एक नए प्लांट में ग्रो करने लगता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज need of minerals. Need of minerals. Why plant needs minerals? Minerals are absorbed by roots from the soil as ions and salts. Minerals क्या होते हैं, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स। जो सॉइल में मिनरल्स होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स उस सॉइल और प्लांट्स उसको किस में फॉर्म में चेंज कर देता है, आयंस एंड सॉल्ट्स के फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है ना। These are required by plants as constituents of cells and cell organelles. इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके लिए ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क करता है, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल्स एंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मिनरल्स क्या करता है, सेल में एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स उन्हें एक्सचेंज करना होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई दे नीड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। दीज आर सर्टेन मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड, विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सब जैसे कि आपके पोटेशियम जो होता है वो बहुत प्रोटोप्लाज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है मिनरल होता है वो आपके एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी सेमी परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। सल्फर जो होता है वो अमीनो एसिड और सिस्टाइन के जैसे वर्क करता है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया वो प्रोटीन एज अ प्रोटीन वर्क करता है प्लांट के लिए। तो दीज आर सर्टेन मिनरल्स विच आर यूज्ड by plants in the form of ions and salts. That is why they need minerals. Okay, तो plants क्या होता है, minerals की नीड करते हैं, कि हर एक minerals अलग अलग important role play करता है plant के लिए। Okay, the next topic is root of a plant. Root of a plant. Root क्या होता है, प्लांट का सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि सॉइल में डिग होता है, धंसा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ अ प्लांट। रूट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका टैप रूट होता है, दूसरा आपका एडवेंटियस रूट होता है, ठीक है। टैप रूट एक सिंगल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसे हम टैप रूट कहते हैं, उसमें ज़्यादा रूट हेयर्स नहीं होते हैं। और एडवेंटियस रूट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दूर दूर तक फैला होता है, काफ़ी ज़्यादा बहुत घना हुआ रूट होता है, जिसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस निकली होती हैं, रूट के बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं उसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज एडवेंटियस रूट, ठीक है ना। तो दो तरीके के रूट होते हैं आपके, एडवेंटियस रूट एंड टैप रूट। ओके, टैप रूट में क्योंकि ज़्यादा रूट हेयर्स नहीं होते हैं तो उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, वो कम एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है ना, कम मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और क्योंकि एडवेंटियस रूट का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैला होता है, तो ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर ए दैट दिया हुआ है एडवेंटियस रूट। ये आपका स्ट्रक्चर किसका, एडवेंटियस रूट का है, जो कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ, बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, घना इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है ना। और बी जो होता है वो आपका टैप रूट जैसा है। टैप रूट जो होता है एक सिंगल ट्यूब होती है जिसमें छोटे छोटे बहुत कम रूट हेयर्स निकले होते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया ये नहीं लेता है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, आपके अगर हम एक रूट जो रूट होता है उसका एक रूट लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अगर एक रूट लिया, सपोज ये दिस इज़ अ रूट, ये आपने रूट लिया हुआ है, ठीक है ना। इस रूट में जितने ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, इसमें से सब ब्रांचेस निकली होती हैं। एक ब्रांच को लेकर के, सपोज हम इस ब्रांच को लेकर के अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, आपका एक ब्रांच में कई सारे, इस ब्रांच में भी कई सारे रूट हेयर्स, छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ एक ब्रांच में, रूट के एक ब्रांच में भी ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रूट हेयर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके रूट हेयर्स कहलाते हैं, ठीक है।
हर रूट के टिप में जितने भी ब्रांचेस होंगे सपोज ये आपका रूट दिया हुआ ना, हर ब्रांच में सबसे आगे की तरफ में रूट कैप लगा होता है हर एक ब्रांच में। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ब्रांच, चाहे वो ब्रांच मेन ब्रांच हो चाहे वो सब ब्रांच हो, सभी में सबसे एंड में टिप में क्या दिया रहता है, एक रूट कैप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। एक रूट कैप प्रेजेंट होता है। ये रूट कैप का जो एरिया होता है यही डिवाइड होकर के नए सेल्स को डेवलप करता है। ठीक है ना, ये जो रूट कैप का एरिया होता है ये बार बार डिवाइड होता है और नए सेल्स को डेवलप करता है, जो कि हेल्प करता है आपके रूट के ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रूट कैप दिया हुआ है टैप रूट में, तो इतना पोर्शन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये रूट कैप का जो पोर्शन है ये यहाँ पे सेल डिवीजन का काम होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन का काम होता है और यहीं का पोर्शन जो होता है वो रेगुलर अमाउंट में ग्रो करता जाता है। ठीक है ना, देन उसके बाद उसके ऊपर वाला ये पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सेल एलोंगेशन। इसे हम क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन मतलब यहाँ पे जो होते हैं सेल्स, जैसे यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं तो जो पुराने सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेल एलोंगेट करते हैं यानी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपका क्या कहलाता है, सेल एलोंगेशन का एरिया कहलाता है। एंड द अपर मोस्ट एरिया, सबसे ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं सेल मैचुरेशन एरिया, एरिया ऑफ सेल मैचुरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, जो सेल्स आपके यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं, एरिया आपका ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, आपका सेल एलोंगेशन, यानी आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, जो पुराने सेल्स हो गए वो और बढ़ गए। अब और जो पुराने सेल्स, अब इनसे भी जो पुराने सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ में चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेल मैचुरेशन का, यानी यहाँ पे सेल्स जो होंगे वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। अब इसके बाद इनका क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नए सेल्स यहाँ बनते जा रहे हैं, ये हाइट इनकी, नए सेल्स बनते जा रहे हैं, टिप में हाइट इंक्रीज होती जा रही है। पुराने सेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ में जाते जाते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो नए सेल्स बन करके रूट को, जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन में आपके देख रहे हैं यहाँ पे नए सेल्स बनेंगे तभी नए नए ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, नए नए ब्रांचेस निकल रही हैं, हर टिप में से एक नया सेल जो होता है वो डिवाइड होकर के नए नए ब्रांचेस को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो जो पूरा रूट का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका रूट कैप, देन रूट एलोंगेशन एरिया होता है एंड देन रूट मैचुरेशन एरिया होता है। ठीक है, तो सेल में जो होता है रूट कैप होता है वो हमारा सेल डिवीजन का एरिया होता है। जो उसके ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम सेल मैचुरेशन एरिया कहते हैं, वहाँ पे मैच्योर सेल्स प्रेजेंट, एलोंगेशन एरिया होता है, वहाँ पे सेल एलोंगेट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है जो स्टेम के बिल्कुल पास में होता है, जहाँ से रूट बिल्कुल स्टार्ट होती है बनना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेल मैचुरेशन। क्या कहते हैं उसे हम, एरिया ऑफ सेल मैचुरेशन। ओके, सब हर रूट में नीचे की तरफ में टिप में हमेशा एक रूट कैप प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट ऐसा होता है। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक रूट हेयर का लिया हुआ है, उसका आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये आपका क्या है, रूट हेयर सेल है। ठीक है ना, एक रूट हेयर के अंदर में सेल कैसा देखने को होता है, काफ़ी ये आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है बट इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। हर सेल के अंदर, हर रूट हेयर में जो सेल्स होते हैं, अब भाई रूट हेयर भी सेल्स के बने होते हैं तभी तो बड़े हो रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो रूट हेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपका सबसे पहले वैक्यूल पाई जाती है रूट हेयर सेल में, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड द फोर्थ प्लाज्म इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म, पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म फिल है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, टिप में न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि टिप ही आपका ग्रो करेगा, टिप में सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस जो होता है हमेशा टिप में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा देन आपके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ओके, एक वैक्यूल काफ़ी बड़ा लंबा सा होता है, जितना लगभग जितना बड़ा आपका रूट हेयर सेल होगा, जितना रूट हेयर का सेल होगा लगभग उतना ही बड़ा, काफ़ी लार्ज एरिया में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन द आउटर स्ट्रक्चर इज, जो आउटर कवरिंग होती है उसकी क्या होती है, साइटोप्लाज्म की आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो एक रूट हेयर सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वैक्यूल, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज characteristics of roots. This is very important. Characteristics of roots, 3 characteristics होते हैं रूट के। तो सबसे पहला होता है आपका यूज सरफेस एरिया। रूट जो होता है जितना ज़्यादा बड़ा रूट होगा, जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा, जैसे एडवेंटियस रूट जो होता है जितना ज़्यादा फैला होता है उतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वो एरिया कवर करेगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा हेल्दी बनेगा।
ठीक है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा रूट का जो रूट होता है वो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है उतना ज़्यादा वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उतना ज़्यादा वो मिनरल्स वाटर जो होता है वो कवर करता है। ओके, द सेकेंड इज हायर कंसनट्रेशन ऑफ सेल सैप। हायर कंसनट्रेशन ऑफ सेल सैप क्या होता है? सेल सैप क्या होता है? सबसे पहले तो हम सेल सैप देख लें कि सेल सैप क्या होता है। रूट के अंदर में रूट के अंदर में जो पोर्शन होता है जिसमें कि जैसे सेल सैप आपका एक्चुअल में होता क्या है, बहुत कम वाटर और ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में रूट्स में प्रेजेंट है। ज़्यादा अमाउंट में आप मिनरल्स ले लीजिए, उन्हीं आयंस को ले लीजिए, और कम बहुत थोड़ा सा वाटर ले लीजिए। इन दोनों का जब आप मिक्स कर देंगे तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं सेल सैप। क्लियर? ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, कम अमाउंट में वाटर, इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज सेल सैप, जो कि रूट के सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल सैप क्या होता है? रूट में प्रेजेंट सेल में रूट के जो सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें ज़्यादातर अमाउंट में मिनरल्स होता है और कम अमाउंट में वाटर होता है। इसीलिए इसका कंसनट्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वाटर बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो इसका कंसनट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, अब हायर कंसनट्रेशन ऑफ सेल, क्योंकि सेल सैप में कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाहर से जो हम पानी दे रहे हैं रूट्स में, उस वाटर का कंसनट्रेशन बहुत लो होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अमाउंट पूरा वाटर रहता है, ज़्यादा वाटर रहता है। ठीक है, तो उसका कंसनट्रेशन बहुत लो होता है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर आप देंगे तो क्योंकि अंदर सेल के अंदर का कंसनट्रेशन, आई कैन शो यू, सी हियर, एज यू सी कि ये जैसे कि आपका ये सेल है, ठीक है ना, ये रूट का सेल है। ठीक है, इसके अंदर पे सेल सैप भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सेल सैप। सेल सैप क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसका कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है। इसका कंसंट्रेशन कैसा है? हाई कंसंट्रेशन है। बाहर में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कैसा है? लो है। इसका कंसंट्रेशन आपका हाई है, इसका कंसंट्रेशन लो है। जैसे ही हम बाहर से वाटर इसके अंदर देंगे, ये क्या करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही कम वाटर को अंदर की तरफ में आने देगा। मतलब जितनी ज़रूरत होगी उतना ही वाटर लेगा, एक्सेस वाटर नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन अंदर की तरफ में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट हेल्प्स, तो सेल सैप हेल्प करता है एक्सेस वाटर को अंदर ना जाने के लिए। ठीक है, तो सेल सैप का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है रूट का? क्योंकि इसके पास में सेल सैप है, तो सेल सैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर रूट के अंदर ना जा पाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, क्योंकि सेल सैप का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसलिए वो एक्सेस अमाउंट में लोअर कंसंट्रेशन के वाटर को अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आने देता है। ठीक है, जितना उसको चाहिए उतना ही सिर्फ। ओके, द थर्ड पॉइंट इज थिन वॉल्स ऑफ रूट हेयर। अब रूट्स होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं, उनकी वॉल्स बहुत थिन होती है। दे हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उनके वॉल्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है क्या ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ बहुत कम ही चीज़ों को अलाउड करता है, बहुत पर्टिकुलर चीज़ों को अलाउड करता है अपने थ्रू अंदर जाने के लिए, और सभी चीज़ों को अलाउड नहीं करता है। ठीक है, तो इट इज़ ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो बहुत कम चीज़ों को अलाउड करता है, सभी चीज़ों को अलाउड नहीं करता। तो इट हैज़ अ वेरी थिन, तो जो रूट हेयर्स होती है बहुत थिन वॉल्स होती हैं, बहुत सेमी परमिएबल वॉल्स होती हैं, जो कि कुछ ही चीज़ों को अलाउड करती हैं अंदर जाने के लिए और बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं करती। ठीक है, सो द वॉल ऑफ रूट हेयर एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करती है। इट अलाउज लिमिटेड थिंग्स ओनली, क्या करती है, सिर्फ लिमिटेड थिंग्स को ही अलाउड करती हैं। ओके, सो दिस वॉज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ roots. I hope this is clear to you. Okay, the next one is process of absorption and conduction of water and minerals. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में सर्टेन कई सारे प्रोसेसेस यूज़ होते हैं प्लांट्स के थ्रू। सबसे पहला होता है आपका इम्बाइबेशन, देन डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड देन लास्टली टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। हम एक एक करके ये सारे के सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, और वाटर कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, मिनरल्स और फूड को कैसे कंडक्ट करते हैं वाटर के थ्रू, कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट से वाटर और मिनरल्स, ये सारा का सारा हम इन्हीं 5 प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन प्रोसेस क्या होता है? द अपटेक ऑफ वाटर बाय अ लिविंग और डेड सॉलिड सब्सटेंस थ्रू सरफेस अट्रैक्शन विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है कि जब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो आपने घर पे चने भिगोते होंगे,
चने सबके घर में भीगते हैं, ठीक है ना। आप उसको रात में तो पानी लीजिए, एक छोटी सी कटोरी लीजिए और कम से कम 500 ग्राम चने को उसमें भिगो दीजिए, ठीक है ना। ऊपर से लिड ढक दीजिए, ठीक। जब वो फूलेंगे, रात भर में वो फूल जाएंगे और फूलने के बाद में क्या होगा, वो जो लिड ऊपर ढकी हुई है उसको, क्योंकि पानी कम था, स्पेस कम है और चने ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बाहर जैसे फूलेंगे वो स्पेस ज़्यादा लेंगे और बाहर आना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। वो उस लिड को खोल करके बाहर गिरने लग जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। किसी चीज़ को टर्जिट करना, फुलाना के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबेशन। द अपटेक ऑफ वाटर बाय लिविंग और डेड सॉलिड, ठीक है ना। प्लांट के लैंग्वेज में क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, चाहे वो लिविंग सेल हो चाहे वो डेड सेल हो, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, जब प्लांट के सेल्स इवन कंडीशंस अप्लाई करती है दोनों के लिए, लिविंग सेल्स के लिए भी डेड सेल्स के लिए। जब प्लांट के सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू सरफेस वाटर को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, इम्बाइब कर जाते हैं, वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है ना। और वो अपने आप, उनका जो सेल्स होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करने लगता है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं। अब क्योंकि वो अपना एरिया ज़्यादा कवर करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें जो इसके जो वॉल है, सेल की वॉल पे वो प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो सेल वॉल क्या करेगी, वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन होता है तो हम जब सीड को पानी में भिगोते हैं, सीड को जब हम सॉइल में डिग करते हैं तब क्या होता है, हम उसमें अच्छे से पानी, खूब सारा पानी देते हैं, ठीक है ना। उस ज़्यादा पानी में रेगुलर उसको डेली उससे पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में सीड में जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, वो सीड उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और सेल वॉल जो होगी उस वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो सेल में वो सीड में क्या होगा, उसके सेल्स जो होंगे वो फूलेंगे। जैसे फूलेंगे तो सेल वॉल पे क्या करेंगे, वो प्रेशर देंगे, एक दूसरे के सेल वॉल से प्रेशर करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो सीड का जो कवरिंग है वो क्या करेगा, वो बर्स्ट करेगा। सेल वॉल्स बर्स्ट करेंगी, बर्स्ट करते करते सीड की कवरिंग बर्स्ट कर जाएगी और प्लांट उस सीड के अंदर से न्यू जो सीडलिंग होगी वो बाहर आ जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इम्बाइबेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन द फिगर ऑल्सो यू कैन सी, इन फिगर ए हमने एक जार लिया हुआ है, उस जार में हमने कुछ ड्राई सीड्स, पी सीड्स, ड्राई सूखे मटर के दाने रखे हुए हैं, ठीक है। वाटर में उसको रखा हुआ है और ऊपर से एक लिड लगा दी है, उस पर वेट रख दिया, ठीक है ना। सुबह जब हम उस जार को देखेंगे तो क्योंकि वो मटर जो थे वो सूखे हुए थे, अब क्या है, वो फूल गए हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। जब वो फूल जाएंगे तो वो लिड को क्या करेंगे, लिड पे प्रेशर दे करके वो लिड से बाहर आना शुरू कर जाएंगे, उस जार से क्या हो जाएंगे, वो बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, इतना ज़्यादा वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उनके बीच में क्या, उनके आसपास में क्या हो जाता है, वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण में वो क्या करते हैं, वो लिड को हटा करके वो बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए, उनको रहने के लिए उनको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए अपने आप को फिट करने के लिए उस जगह पे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँगी तो एक बहुत छोटा सा आपका क्लास है, उसमें मैंने सपोज आपके नॉर्मली क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स आप लोग बैठते हैं, ठीक है ना। अब मैं उसमें अगर 100 स्टूडेंट्स को ठुसा दूँ, 100 स्टूडेंट्स में भेज दूँ, तो डू यू हैव स्पेस टू सिट, आपको इवन पैर हिलाने की भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप एक दूसरे को क्या करोगे, पुश करना शुरू करोगे, एक दूसरे को धक्का देना शुरू करोगे, बिकॉज यू वांट स्पेस, आपको स्पेस चाहिए, आपको बैठना है, सीट चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक दूसरे को धक्का देना शुरू करोगे और आप कोशिश करोगे कि ये नहीं देखोगे कि सामने वाला लड़का कहाँ गिर रहा है या कहाँ जा रहा है, क्लास के बाहर जा रहा है। जैसे ही धक्का देना शुरू करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो क्लास के बाहर जाना शुरू करेंगे, है ना। क्लास के बाहर निकलेंगे, धक्का देते देते दरवाजे के पास पहुंचेंगे, क्लास के बाहर निकल जाएंगे, दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हमने 10 लड़कों को बाहर किया तो आपको थोड़ी सी स्पेस मिल गई, तो आप अपना हाथ पैर थोड़ा फैला सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, है ना। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग अप ऑफ सीड या स्वेलिंग अप ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल में हो, चाहे सेल्स में हो या सीड में हो, तो उसको जब वो फूल जाता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें क्यों फूलता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करता है, टर्जिड हो जाता है, उसका कंडीशन कैसे, टर्जिड हो जाती है, फूल जाते हैं वो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग ऑफ सीड्स होती हैं, जैसे आप
चने के दाने या मटर के दाने आप भिगो रहे हो तो सुबह आप देखोगे कि वो दाने क्या होते हैं, फूल करके बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, इम्बाइबेशन का प्रोसेस होता है। वाटर को अंदर लेते हैं और फूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डेड सेल्स की बात करूं तो जो खिड़की दरवाजे होते हैं, बहुत पुराने खिड़की, आपके सबके जो पेड़ से ही बने होते हैं ना, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की खिड़कियां, तो उनमें जो लकड़ी होती है उनके सेल्स क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, बारिश के समय में अगर वही लकड़ी बाहर पड़ी रहेगी, वो दरवाज़ा आपका बाहर रखा रह गया, भीगता है, भीगते भीगते क्या हो जाता है, वो फूलने लगता है दरवाज़ा। ठीक है ना, और जो उसका एरिया दरवाज़ा फूलने लगता है तो उसका आप देखे होंगे कि लकड़ी बिल्कुल गलने लगती है और वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अब जो पतली सी लकड़ी एक दूसरे के साथ में फिक्स थी, वो क्या होती है, फूल करके थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अपने पहले वाले जो उसका सरफेस एरिया था उससे थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो फूल चुके होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, फूल चुके होते हैं, इम्बाइब हो चुके होते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन यूज़ क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको बताया कि ब्रेकेज ऑफ सीड को ब्रेक करने के लिए, नए सीडलिंग को जर्मिनेट करने के लिए हम इम्बाइबेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेकेंड होता है कि रूट हेयर्स के थ्रू वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए इम्बाइबेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, जैसे ही एक सेल में बहुत सारा पानी भर जाता है तो क्योंकि वो प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे वो प्रेशर देते हैं तो वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ में एक दूसरे से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, वो ठेलना शुरू करते हैं, वो पुश करना शुरू कर देते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ में, प्लांट्स के अपर पार्ट्स की तरफ में वो जाने लगता है। ठीक है, तो इम्बाइबेशन हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय रूट हेयर। ठीक है, अपटेक ऊपर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, थर्ड हेल्प करें तो एसेंट ऑफ सैप आगे हम पढ़ने वाले हैं। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल्स में ले जाने के प्रोसेस को, या जाइलम के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ में ले जाने के प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ओके, तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्बाइबेशन के प्रोसेस से कंप्लीट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है इम्बाइबेशन का प्रोसेस इसमें। ओके, सो आई होप इम्बाइबेशन इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफ्यूजन है the movement of molecules of a substance of its higher concentration to the region of its lower concentration is called diffusion. diffusion आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज हम बायो पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम बायो की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, सो डोंट यूज़ योर केमिस्ट्री डेफिनेशन फॉर डिफ्यूजन। सो यहाँ पे हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन बायो में क्या यूज़ करेंगे, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, अब दो टर्म इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड लोअर कंसंट्रेशन जहाँ की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। बहुत ईजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने एक परफ्यूम की बॉटल देखी होगी, डीओ की बॉटल देखी है। डीओ की बॉटल कैसी होती है, डीओ की बॉटल के अंदर जो फ्रेग्रेंस होता है, जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो उस बॉटल के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस बॉटल में फिक्स, उस बॉटल का ही शेप लेते हैं। आपको पता है कि लिक्विड जिस बॉडी में रहता है वो उसका शेप ले लेता है उसके। ठीक है ना, तो उस छोटी सी बॉटल के अंदर जब डीओ के मॉलिक्यूल्स, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत, क्योंकि स्पेस एरिया क्या होता है उनका फिक्स होता है उसी बॉटल के शेप का। ठीक है, तो उनके पास में जो सरफेस एरिया होता है बहुत फिक्स होता है, बहुत छोटा होता है। मॉलिक्यूल्स को उन्हीं छोटे से एरिया में सर्वाइव करना होता है, उन्हीं छोटे से एरिया में उन्हें मूव करना होता है। ठीक है, तो दे मूव करते करते वो आपस में टकराते हैं, चाहे जो होगा, पर उनको उतनी ही जगह पे रहना है। ठीक है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज हायर कंसंट्रेशन। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। हम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा वाटर बहुत कम होता है और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अदर चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे ही हायर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्लांट्स में क्या होता है, जिस जगह पे स्पेस कम हो और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हों, दैट इज़ कॉल्ड एज हायर कंसंट्रेशन। एंड लोअर कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं, जैसे ही आप उस डीओ की बॉटल का सेम एग्जांपल ले रहे हैं, डीओ की बॉटल को आप स्प्रे करोगे, ठीक है, आप पुश करोगे तो डीओ आपके बाहर आएंगे, तो डीओ के साथ में क्या होंगे, उस फ्रेग्रेंस के उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपके बाहर आएंगे। एंड बाहर का एरिया क्या है, आपका रूम का एरिया बहुत बड़ा है,
आपके रूम भाई एनवायरनमेंट में आएगा ना, बाहर आएगा, तो वो बाहर का एरिया क्या है उसके लिए बहुत बड़ा, अब उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्कैटर कर जाएंगे। अब आपने एक जगह कॉर्नर पे आप रूम के खड़े हो, आपने वहाँ पे उसको स्प्रे किया है, पर उसका फ्रेगरेंस आपको पूरे रूम में स्मेल आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, लोअर कंसंट्रेशन में आ गए, फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस उनको मिल गया है, तो वो जहाँ जहाँ स्पेस होगा वो सब जगह जाएंगे, ठीक है ना। नाउ दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ एरिया टू स्कैटर देमसेल्फ, बहुत सारे एरिया उनको मिल गया, वो स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लास जैसे मैंने बताया 100 स्टूडेंट्स अगर मैं एक क्लास में भेज दूँ तो यू डोंट हैव एनी स्पेस टू मूव योर सेल्फ, आप एक दूसरे को पुश करोगे, धक्का मुक्की करोगे, लड़ाई करोगे। पर जैसे ही मैंने सिर्फ एक क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स बोल दिए, यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस। अब आप उसमें लेटो, आप उसमें बैठो, आप उसमें डांस करो, यू हैव फ्रीडम, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, आप फ्रीडम हो, आप उसमें लेट सकते हो, गा सकते हो, नाच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, पूरे रूम में आप घूम सकते हो, टहल सकते हो, ठीक है ना। आप कूद सकते हो, खेल सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, आपके पास बहुत सारा स्पेस है, ठीक है ना। तो वैसे ही हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, जब स्पेस बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, और लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जाने के मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ये प्लांट्स में कैसे हेल्प करते हैं, प्लांट्स में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल से मेरा मतलब है मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जब जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है दैट इज कॉल्ड एज लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे स्पेस कम है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, दैट इज कॉल्ड एज हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जिस जगह पे आपके मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, नीचे फिगर दिया हुआ है, फिगर्स में आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर हम लोगों ने कुछ बॉल्स डाली हुई हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी सी जगह पे जाकर के बैठ गए हैं, तो वो उनका जो एरिया है वो हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। जैसे ही वो धीरे धीरे पूरे बॉल्स स्कैटर होंगे, पूरे ग्लास में जब वो मिलने लग जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स पूरे ग्लास में वो घूमने लग जाएंगे, तो अब ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि उनको स्पेस मिल गया, उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है पूरे ग्लास में घूमने का, मॉलिक्यूल्स कम थे, स्पेस ज़्यादा था, तो पूरे ग्लास में घूम रहे हैं, ठीक है ना। सो दे हैव मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एज मैंने परफ्यूम की बॉटल का आपका एग्जाम्पल दिया, परफ्यूम में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड थे, जैसे आपने स्प्रे किया उनको स्पेस मिल गया, उनको काफ़ी जगह घूमने को मिल गया, ठीक है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में चले गए, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स or molecules of a substance from higher to lower is called as diffusion. I hope this is clear to you. Diffusion में कोई confusion नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। The next one is osmosis. Osmosis से पहले हम types of cell membrane पढ़ लेते हैं। पहले cell membranes क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको पहले ही पता है कि सेल चैप्टर में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका सेल साइटोप्लाज्म की जो कवरिंग होती है सेल वॉल के, जो कि साइटोप्लाज्म को एक शेप देती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, आप दोनों चीज़ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप्स के होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा होता है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ ही चीज़ों को अपने आर पार जाने दे, सेल मेम्ब्रेन से अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, वो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कुछ ही चीज़ों को वो अंदर बाहर आने देती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें, वो हर किसी को नहीं आने देते, ओनली सेलेक्टेड चीज़ों को ही वो सिर्फ अंदर बाहर जाने देती है, जो उसको परमिशन, मतलब वो सिर्फ सेलेक्ट करती है कि हाँ सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल से आ सकते हैं या फिर सिर्फ मिनरल के मॉलिक्यूल से आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर अंदर बाहर जाने देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सो you have understood about the cell membranes now see what is osmosis. Okay,
It is the diffusion of water molecules through a semi-permeable membrane from a region of higher concentration of water molecules to the region of lower concentration of water molecules. अब यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, पर ओनली ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ डिफरेंस कितना है, डिफ्यूजन में हम कोई भी मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हमने उसमें लिखा था ना, तो इट कैन बी वाटर, इट कैन बी मिनरल्स. बट इन ऑस्मोसिस, स्पेशली ऑस्मोसिस में ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए, एंड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली कुछ ही चीज़ों को अपने आरो पार जाने देता है, एंड इट अलाउज ओनली वाटर. वो क्या करता है, वाटर को अलाउड करता है. ठीक है, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन वर्ड यूज हो रहा है, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्यूजन कहते हैं. तो वही चीज़ तो यहाँ भी हो रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, पर मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यू हैव टू रिमेंबर दिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a region of higher concentration of water molecules to the region of lower concentration of water molecules is called as osmosis. Okay, I hope osmosis is clear to you. Osmosis और diffusion का प्रोसेस एक ही होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, डिफ्यूजन में हम कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस की यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, एंड ऑस्मोसिस में वी यूज़ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है. ठीक है ना, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है. ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जैसे कि आपका फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपकी मेम्ब्रेन बनी हुई है. ठीक है, यहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ द साइज. अब जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जहाँ जहाँ पोर्स हैं वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी ईजिली पास हो सकते हैं. ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू पोर्स, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स, अब ये जो बड़े बड़े आपके जो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो पास कर सकते हैं क्योंकि स्पेस जो है वो कम है, पर शुगर मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो इन पोर्स के थ्रू पास नहीं कर सकते. तो ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ वाटर को ही परमिशन दे रही है पास होने के लिए, क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन का जो स्पेस है वो कम है. ठीक है ना, कुछ क्या होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही पास होने की परमिशन है, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा कम होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है, और शुगर का बहुत ज़्यादा, मिनरल्स का जो होता है, शुगर के आयंस के सॉल्ट्स के, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसलिए परमिशन नहीं देते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो ऑस्मोसिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, okay, types of osmosis. The first one is endoosmosis. It is the inward movement of water into a cell through a semi-permeable. जब कभी ऑस्मोसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस. यानी मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ में, यानी बाहर का वाटर सेल के अंदर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस. और अगर अंदर का वाटर यानी सेल के अंदर का वाटर बाहर मूव कर रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस. एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर जाना, एंडो मतलब इनर, अंदर आना. ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस इट इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड एक्सोऑस्मोसिस इट इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, वाटर के मूवमेंट को सेल में अंदर आने को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, वाटर के मूवमेंट को सेल से बाहर जाने को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं. ओके, सो आई होप ऑस्मोसिस आपको क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्लियर हो गया. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स. टिल नाउ दिस मच ओनली. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.